हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि हमने हिंदी पेडागोजी स्टार्ट कर दी थी, जो कि आने वाले आपके सीटेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी बेस जैसा आपका सीटेट का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के लाया हूँ चैप्टर वाइज। वही मैं आपको करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर जो कि भाषा अधिगम एवं अर्जन जो होता है वो मैंने आपको करवा दिया था। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, नहीं देखिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है या फिर चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो आज हम बात करेंगे उसके आगे वाले चैप्टर सेकंड की। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का इसका यानी कि जो आपका शिक्षा शास्त्र था हिंदी पेडागोजी का, उसमें आपका पहला चैप्टर जो कि था भाषा अधिगम एवं अर्जन, वो हमने कर दिया। दूसरा आज हम चैप्टर करेंगे जो कि आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, एक विधि, भाषा शिक्षण की जो विधियां होती है वो अलग है। आज हम बात करेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो ये पूरा का पूरा जो आपका कंटेंट दिया गया है, विषय सूची दी गई है जो आपके सीटेट के सिलेबस के अनुसार है। ओके, तो चलिए आज का अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लिख लीजिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत चैप्टर 2। ओके, अब ये भाषा शिक्षण होता क्या है पहले तो आपको ये समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत कितने होते हैं। ओके, तो शाब्दिक सरल शब्द में बात करी जाए तो शिक्षण सामग्री का उपयोग या सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र, सिद्धांत आदि। ध्यान रखिएगा, शिक्षण सूत्र भी बने हुए हैं और शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण सिद्धांत के अंदर ही सूत्र होते हैं। दोनों चीज मैं आपको क्लियर करता हुआ जाऊंगा आज की वीडियो में। ओके, तो आज के वीडियो का आप टाइटल जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत भी है और सूत्र भी है। मान सकते हो कि भाषा शिक्षण के सूत्र और सिद्धांत दोनों हम आज इसमें पढ़ेंगे। ओके, का आदि का पालन करता है। यह सूत्र या फिर सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होती है। इसके बल पर वह अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपके टीचर्स आपकी क्लासेस में आते हैं, वो जो अपने साथ शिक्षण सामग्री को लेकर आते हैं, उसका उपयोग या फिर उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, वो शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं उसी के आधार पर होते हैं, उसी के पालन के अनुसार होते हैं। उसका जितना वो अच्छा पालन करेंगे उसी को क्या कर पाएंगे, वो एक तरीके से खाद के तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि पेड़ पौधों को जरूरत होती है टाइम टाइम पर, तो हम उसमें क्या देते हैं, फर्टिलाइजर यानी कि खाद देते हैं, ताकि पेड़ पौधे की वृद्धि कैसे हो सके, अच्छी हो सके। तो उसी प्रकार से हम बच्चों को इस जो शिक्षण सूत्र और सिद्धांत होते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करी जाए कि ये जो शिक्षण सूत्र या शिक्षण सिद्धांत कितने हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 10 है कि 12 है कि 14 है। ओके, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट 10 है हम उनको पढ़ेंगे। तो आप जो देख सकते हो जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से आपके शिक्षण सूत्र या सिद्धांत, चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला आ जाता है नियोजन का सिद्धांत। अब ये नियोजन का सिद्धांत क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ में बात करी जाए तो यह एक प्रकार से पूर्व पाठिका जैसा कार्य है। कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब आपकी क्लास में जब आपका टीचर पढ़ाने के लिए जाता है तो उससे पहले यानी कि कक्षा में जाने से पहले जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, वो अपना पूरा का पूरा नियोजन तैयार करके लाता है, पूरा का पूरा एक समरी तैयार करके लाता है कि वो कितनी देर पढ़ाएगा, जो कि टाइम टेबल बनता है कक्षा में, या फिर कैसे पढ़ाया जाए, या फिर कौन सी शिक्षण सामग्री लाया जाए, या किस प्रकार से उस शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए। मतलब जो पूरा का पूरा प्लान किया जाता है ना, उसी को ही क्या कहा जाता है, नियोजन का सिद्धांत कहा जाता है। जो कि टीचर है ना, क्लास में जाने से पहले खुद प्रिपेयर होता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, कि किस किस को पढ़ाना है और किस विधि से पढ़ाना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं क्लास में वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, टीचर को नियोजन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। दूसरा है शिक्षण सूत्र के क्रियावन का सिद्धांत। अब ये शिक्षण सूत्र आ गया। देखो, आप शिक्षण सिद्धांत के अंदर ही आपके शिक्षण सूत्र होते हैं। ओके, सिद्धांत तो आपके सारे के सारे जो थ्योरीज दिए गए हैं वो हैं, लेकिन उसके अंदर हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं वो कौन कौन से। तो इंपॉर्टेंट 8 प्रकार के बारे में बात करेंगे, जहां से क्वेश्चंस आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं।
तो पहले हम बात कर लें कि इसके शाब्दिक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षक का दूसरा कार्य, ध्यान रखिएगा, पहला कार्य तो मैंने आपका नियोजन बता दिया। तो शिक्षक का दूसरा कार्य है कि वह शिक्षण सूत्र के क्रियावन के सिद्धांत को अपनाए। मतलब हमें किस प्रकार से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाते हुए ले जाना है, क्योंकि हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, पूर्व प्राथमिक से पढ़ा रहे हैं, मतलब प्राथमिक मान सकते हो 1 से लेकर 5वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं हम। तो वहां पर हमें किस प्रकार से हमें पढ़ाना है, किस प्रकार से हमें पूरा का पूरा नियोजन करना है, उसका जो सूत्र होता है उस सिद्धांत को आपको अपनाना चाहिए, जो कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 8 प्रकार के होते हैं, जो कि कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इन 8 प्रकार को मैं अच्छे से समझाते हुए चलता हूं आपको। तो पहला शिक्षण सूत्र आ जाता है आपका सरल से कठिन की ओर। अगर आपने इससे पहले कभी सीटेट या किसी टेट की तैयारी करी होगी तो कभी ना कभी ये आपने वर्ड सुने होंगे। तो सरल से कठिन की ओर कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी आप जो पढ़ा रहे हो, आप छोटी क्लास को पढ़ा रहे हो, तो वहां पर आपको पहले क्या सिखानी चाहिए, बच्चों को सरल चीजें सिखानी चाहिए। जैसे कि हम जब छोटे थे तो शुरू में हम क्या सीखते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। डायरेक्टली हमें APPLE तो नहीं सिखाया जाता था ना, पहले हमको ABCD सिखाई जाती थी। तो आप देख सकते हो पहले आपको एक छोटी चीज सिखाई जा रही है जो कि सरल है, और फिर आपको कठिन की तरफ ले जाया जाता है, और वही आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया का सही हिस्सा होता है। पहले बच्चे के अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न करना होता है, पहले सारी चीजें अच्छी तरीके से बच्चों को ऐसे लगे कि हाँ हम सीख सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या सिखाते हैं, पहले सरल चीजें सिखाते हैं और फिर कठिन की ओर ले जाते हैं। ओके, दूसरा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि बच्चे को पहले वो ज्ञान दिया जाना चाहिए जो बच्चे को खुद को पता हो, जिसे वो क्या कर सको, जो बिल्कुल उसका पूर्व ज्ञान के आधार पर हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि आपको मैं अगर ये बोलूं कि मल्टीप्लाई सिखाना है, तो मल्टीप्लाई सिखाने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, जमा घटा आना चाहिए। तो जमा घटा क्या है, आपका पूर्व ज्ञान है, पहले आपको सिखाया जा चुका है। अब आपके लिए नया क्या है, मल्टीप्लाई, गुणा है। तो आपको पहले क्या किया जाएगा, ज्ञात, यानी कि जो आपका जमा घटा आपको आता है उस चीज पर आधार पर आपको सिखाकर फिर नए ज्ञान की तरफ ले जाया जाता है, जो कि गुना यानी कि मल्टीप्लाई जो है वो आपके लिए आगे है। कि शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए वो सहानुभूति होना चाहिए, मतलब प्रेम भरा होना चाहिए। जैसे कि बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लास के अंदर, तो बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं खड़ा होकर अपने टीचर से पूछूंगा तो मुझे टीचर डांटेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, या मुझ पर चिल्लाएंगे नहीं। आपके अंदर, टीचर के अंदर क्या होना चाहिए, उसका व्यवहार सहानुभूति होना चाहिए, हर बच्चे को साथ में लेकर चलना होना चाहिए। ये नहीं, कई बार बच्चे पूछते हैं तो टीचर कहता है क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम बैठ जाओ आराम से। तो टीचर क्या कर देता है, उसको हड़का देता है। तो बच्चा क्या करेगा, अगली बार पूछने के लिए खड़ा ही नहीं होगा। इसलिए जो टीचर का व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, बच्चे को ऊपर समझना चाहिए, उसको प्रेम भाव से सारी चीजें बतानी चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए टीचर का। ओके, और लास्ट है आपका परिपावकता का सिद्धांत। अब ये होता क्या है, तो सरल शाब्दिक अर्थ में कि शिक्षक अपने कार्य में परिपावक हो, उसके वाचिक या फिर आपके अव्यय हो, वह सही बोले एवं प्रभावशाली बोले। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि जो भी शिक्षक बोल रहा है, जो भी वो कह रहा है, वो ऐसे बोले कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से एवं प्रभावशाली तरीके से बच्चों को समझ में आ सके। ये नहीं कि उसकी भाषा क्या अस्पष्ट हो, मतलब जो भी कार्य कर रहा हो। कई बार टीचरों से भी गलती हो जाती है, ऐसी बात नहीं कि टीचर हर बार सही हो, कई बार गलतियां हो जाती है टीचरों से भी, लेकिन उस समय टीचर को अपनी गलती एक्सेप्ट माननी भी चाहिए और सही तरीके से ज्ञान बच्चों को प्रदान करना चाहिए। वही क्या होता है, परिपावकता का सिद्धांत कहलाता है। ओके, तो ये था आज का अपना सेकंड चैप्टर, भाषा शिक्षण के सूत्र और सिद्धांत। पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन मैंने आपको अच्छे से करवाने की कोशिश करी है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, एक बार क्वेश्चंस लगा के देखिए ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के सूत्र एवं सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के सूत्र एवं सिद्धांत क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन, शिक्षण को संवार कर रखते हैं, शिक्षण को समृद्ध करते हैं, शिक्षण इन्हीं के बल पर चलता है, या शिक्षण के फल फूल होते हैं। तो शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसे और एनहेंस करते हैं। तो वो क्या करते हैं, शिक्षण को समृद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल हम सही आंसर मानेंगे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजक का सिद्धांत। पहला मैंने आपको बताया था नियोजक का सिद्धांत। तो नियोजक का सिद्धांत कहता है कि या फिर कहलाता है कि पहला ऑप्शन, अपनी शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन करो, बच्चों की सीखने की क्षमता का नियोजन करो, अपनी शिक्षण के उद्देश्यों का नियोजन करो, या फिर अपनी कक्षा के बच्चों का नियोजन करो। तो नियोजन जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था वो क्या बोला था मैंने आपका, कि टीचर जब भी पढ़ाने के लिए जाता है तो पढ़ाने से पहले अपने को क्या करता है, पूरी की पूरी क्रियावानी बनाता है कि किस प्रकार से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीजों का नियोजन करता है। तो क्या करना होता है, वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन करना होता है, ना कि दूसरों का। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर, मतलब टीचर अपनी शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शिक्षण सूत्र पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए अनुकूल नहीं है? ध्यान रखिएगा, अनुकूल नहीं है वो पूछ रखा है। ओके, तो पहला है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर, बिल्कुल मैंने आपको बोला था अनिश्चित की ओर निश्चित की ओर ले जाना है। दूसरा, अमूर्त से अमूर्त की ओर, बिल्कुल गलत है आपका यही, और वही आपको चुनना था, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ध्यान रखिएगा। कई बार आपको मैंने आपको बोला ना ये उल्टा सीधा कर देते हैं, तो अनिश्चित से निश्चित की ओर तो सही था, लेकिन वो मूर्त से अमूर्त था, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं था। पहले हमें वो चीजें दिखानी होती है जो दिखती है, जिसका स्वरूप होता है। ओके, फिर हमें काल्पनिक चीजों के ऊपर ले जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ उल्टा कर रखा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था, जो कि हमें नहीं चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की यात्रा नहीं होती, मतलब भाषा जो होती है वो किस अनुसार सिखाई जाती है, किस आपके सूत्र के अनुसार सिखाई जाती है? पहला, कठिन से सरल की ओर। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत है कि आपका ये नहीं होता, सरल से कठिन की ओर होता है, मैंने आपको पढ़ाया था सूत्र में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका गलत था और हमें गलत ही चुनना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टोल्टवादी का सिद्धांत संकेत करता है। तो गेस्टोल्टवादी सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाते समय सूत्र में बताया था कौन सा होता है। गेस्टोल्टवादी सिद्धांत था आपका पूर्ण से अंश की ओर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। गेस्टोल्टवादी सिद्धांत कौन सा है इसमें? पूर्ण से अंश की ओर होता है, मतलब सारी संपूर्ण जानकारी एक बार और फिर धीरे धीरे उसका हिस्सों का अलग अलग करके उन चीजों को समझाने को क्या कहा जाता है? गेस्टोल्टवादी सिद्धांत कहा जाता है, जिसको पूर्ण से अंश की ओर कहा जाएगा। जिसके बोल सकते हो जनक कौन थे? तो मैन वंदीमर थे, आपको बताया था पढ़ाते समय। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लाकर आपको यहां पर देने की कोशिश करी है। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे केवल क्वेश्चनों की, तो वहां पर आपको नए नए क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। ओके, तो ये थी दोस्तों आज के अपने सेकंड चैप्टर आपके भाषा के सिद्धांत और सूत्र के बारे में। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी वीडियोस का है ना, हमें है ना कई बार है ना नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो वो बच्चों कई बार है ना यूट्यूब की गलती होती है कि वो नोटिफिकेशन सेंड नहीं कर पाता। तो उसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और वो भी कई बार बच्चे बोलते हैं कि वो सर ओपन नहीं हो पाता। तो ओपन नहीं हो रहा है तो डियर आप प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और वहां पर सर्च ऑप्शन में जाकर सर्च मार लो डीके गुप्ता, तो हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा, वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। जब भी हम यूट्यूब पे ऑनलाइन आते हैं ना, तो वहां से आपको बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन आ जा चुके हैं, वहां जाकर आप अपनी क्लास ले सकते हो, जिससे आपकी क्लास क्या होगी, मिस नहीं होगी। ओके, बाकी मैंने आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर ओपन हो जाए तो ठीक है, क्योंकि कई बार वो लिंक काम नहीं करता है और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी। ओके, तो आप वैसे भी जाकर सर्च मारकर आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी सेकंड वीडियो, ऐसी हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी एनसीईआरटी बेस पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए करें यार, लाइक ही आपका क्या हमारे लिए मोटिवेशन, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।